बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर खान और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद खान पे। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं आप वो वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे और जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनमें आपका फ़ायदा हो रहा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो आज स्टार्ट करना है, मटेरियल्स कॉस्टिंग का। और बुक आपको बताई हुई है, रिकमेंडेड ऑथर इसका सोहेल अफजल है। सोहेल अफजल की बुक आपने खरीदनी है। अकाउंटिंग की ये बुक्स जो हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल है, एडवांस्ड फाइनेंशियल है, या जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, बेसिक लेवल पे जो काम हम कर रहे हैं सारे, इनमें सोहेल अफजल की बुक्स आप देख रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। यही बुक आपने खरीदनी है। इसका कोई सा भी एडिशन हो आप के पास हो, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स होंगी, कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम पास्ट पेपर्स ऑफ बीकॉम पास्ट पेपर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वहां से आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप जहां से भी सोहेल अफजल का भी जोन सा एडिशन पढ़ रहे होंगे और इसके अलावा भी कोई भी ऑथर पढ़ रहे होंगे तो आप जो हैं वो क्वेश्चंस जरूर हल कर लेंगे। मटेरियल्स कॉस्टिंग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने पहला हिस्सा है टू डिटरमिन एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मटेरियल। हमने मटेरियल खरीदने का तरीका जो है वो अपना बेहतर करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मटेरियल खरीदती है तो मटेरियल खरीदने की कॉस्ट को हम चाहते हैं, एक तो वो पता चल जाए कॉस्ट है कितनी आ रही है हमारी, और वो मिनिमाइज हम करने की कोशिश करते हैं कि खरीदने का प्रोसेस कम से कम ऐसा होना चाहिए कि मटेरियल जो है वो हमारा उस पे खरीदने के ऊपर, उसको लाने के ऊपर, अपने पास रखने के ऊपर खर्चा कम है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें वो कोई भी मटेरियल जो हम खरीदना चाहते हैं उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा ऑर्डर देने पे कितना खर्चा आता है, उसको जब मटेरियल आ जाता है उसको स्टोर करने के ऊपर कितना खर्चा आता है, फिर जो हम पैसे वो मटेरियल में इन्वेस्ट कर लेते हैं उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमें जो इंटरेस्ट पड़ता है वो कितना है। यानी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो आपको कैलकुलेट करनी आती होनी चाहिए। उससे फिर आप आइडिया लगाते हैं, आपको समझ आती है कि अच्छा हम अपने बिजनेस का अगर जो है वो ये परचेज का प्रोसेस जो है वो इकोनॉमिकल करना चाहते हैं तो कितने यूनिट खरीदें, क्या ऑर्डर साइज रखें, कैसे खरीदें कि हमारा जो मटेरियल खरीदने का कॉस्ट है, रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट है, वो मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो उसके लिए हाउ मच टू परचेज इन एन ऑर्डर, ऑर्डर साइज जो है वो तय करना जरूरी है। कोई ऐसा ऑर्डर साइज जो है वो तय करें हम कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। डिजायर्ड ऑर्डर साइज कौन सा है, हम चाहते क्या है, वे टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट आर मिनिमम, हम ये चाहते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें हमने ऑर्डर साइज डिटरमिन करना सीखना है और वो ऑर्डर साइज डिटरमिन करना सीखना है। ऑर्डर साइज का मतलब क्या है कि एक ऑर्डर का साइज क्या रखें, मतलब एक ऑर्डर में कितने यूनिट मंगवाएं। क्या जो हमें पूरे साल में मटेरियल चाहिए वो एक ही दफा मंगवा लें। अब कई लोग कहेंगे अगर एक ही दफा मंगवा लें तो देखें जी, आप अगर यकमुश्त खरीदेंगे तो आपको वो जो है वो कॉस्ट बड़ी कम पड़ जाएगी, ऑर्डर एक ही दफा देना पड़ेगा, एक ही दफा लेके आएंगे। लेकिन बात यह है कि फिर वो सारा साल स्टोर भी तो करना है, उसके ऊपर जो पैसे आपने लगा के रख दिए वो इंटरेस्ट भी उस पर पड़ता रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं किया जा सकता, या आप इतने ज्यादा दफा ऑर्डर जो है वो दे ले, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएं जी, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएं। अब अगर थोड़ा थोड़ा करके मंगवाएंगे तो चले आपने वो स्टोरिंग और इंटरेस्ट वाला मसला, कैरिंग कॉस्ट वाला मसला जो है वो कैरी करने वाला मसला हल कर लिया, लेकिन ऑर्डर बहुत देने पड़ेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसा ऑर्डर साइज हो जो है वो आपकी रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करे। और ये बात जो है वो जहन में रखें कि हम ये टेक्निक जो ऑर्डर साइज डिटरमिन करने वाली है, ये जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी एजम्पशन ये है कि प्राइसेस विल नॉट इंक्रीज दी होल ईयर। सारा साल प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेंगी, प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट। ये उस इन्वायरमेंट में काम करेगी जहां जो है वो हम प्लानिंग कर रहे हैं, और हम ये एज्यूम करके प्लानिंग कर रहे हैं। ऑर्डर साइज ये जो तय करने लगे हैं हम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला, ये बहुत बड़ी एजम्पशन है इस टेक्निक की कि सारा साल प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने।
तो फिर हम रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट पे फोकस कर रहे हैं, प्राइस तो सेम रहेगी सारा साल, रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमाइज कर लेंगे तो ऑर्डर साइज वो होगा जहां पे ये हमारी कॉस्ट कम आएगी। रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट में बार बार बोल रहा हूँ, टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट होती क्या है, इट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यानी जो ऑर्डर देने के ऊपर खर्चा आ रहा है और जो मटेरियल को अपने पास कैरी करने के ऊपर खर्चा आ रहा है, इनको जमा कर दें तो ये टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट बनती है। कैरिंग कॉस्ट जो होती है, ये जो स्टोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसका मजमुआ जो है स्टोरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ये बात आपने जहन में रखनी है। यानी स्टोरिंग इज वन टाइप ऑफ कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट इज अनदर टाइप ऑफ कैरिंग कॉस्ट। ये जो दोनों हैं ये कैरिंग कॉस्ट के आगे कंपोनेंट्स हैं, दोनों कैरिंग कॉस्ट में आते हैं, कैरिंग कॉस्ट इन दोनों को मिलके बनती है। ये बात क्लियर हो गई। टेक्निक फिर जो है वो ऑर्डर साइज डिटरमिन करने वाली, जो मैंने आपको अजम्पशन बताई है, उसमें टेक्निक जो हम पढ़ने हैं, हमने जिसके ऊपर काम करना है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, ये टेक्निक हमने पढ़नी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो ऑर्डर साइज है वेयर टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट विल बी द लोएस्ट। ये वो ऑर्डर साइज होगा जहां पे टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो सबसे कम होगी, इसलिए इसे इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, यानी ये वो ऑर्डर साइज है जो किफायत शहरी में है, जो हमारी बचत करेगा, जो हमारी कॉस्ट बचाएगा, इसलिए इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं कि इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर करें तो यू विल बी इकोनॉमिकल, आप इकोनॉमिकल रहेंगे, आप कॉस्ट बचा लेंगे। और यहाँ ही टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट लोएस्ट होती है। इसके अलावा इसे यानी जितना ये ऑर्डर साइज इस क्वांटिटी के, इस टेक्निक के मुताबिक निकले, आप उससे कम मंगवा लें, आप उससे ज्यादा मंगवा लें, तो आपकी रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा ही होगी। यानी ऑर्डर साइज इसे कम रख लें, इसे ज्यादा रख लें, तो आप की जो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट है वो इस लेवल से ज्यादा होगी। ये वो लेवल है, ये वो ऑर्डर साइज है जहां पे टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट विल बी एट इट्स लोएस्ट लेवल। तो चूंकि ये जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ऐसा साइज है जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, पैसे बचाता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको इकोनॉमिक ऑर्डर साइज भी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर साइज भी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर लॉट भी कहते हैं, और इसको स्टैंडर्ड ऑर्डर बैच भी कहते हैं कि ये वो बैच है, वो गट्ठा इतना मंगवाएं आप, ये इतनी लॉट मंगवाएं, इतना साइज रखें, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। ईओक्यू इज दैट ऑर्डर साइज। और ये टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट कब कम होती है, वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दे बिकम इक्वल। ये वो ऑर्डर साइज होता है जहां पे जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जितनी हमारी लग रही है और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है, वो बराबर हो जाती हैं। तो जहां ये बराबर होती हैं वहां पे हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है, जो रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट है। इससे कम खरीदें, इससे ज्यादा खरीदें, या ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी या कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी ऑर्डर साइज आप जैसे ही चेंज करेंगे तो या तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक कम होगी, लेकिन दूसरी जो बढ़ेगी वो जितनी वो पहली कम हुई है वो उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि इनको बैलेंस करना है, जहां ये बराबर होंगी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये वो पॉइंट होगा जहां पे आपकी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। फॉर्मूला ईओक्यू का क्या है, ईओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू AR इंटू OC ओवर CC। हम इसकी डेरिवेशन भी सीखेंगे, हम ये फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे बनाया गया है। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला जो है वो 1-2 लेक्चर्स में आपको सिखाएंगे, लेकिन पहले फिलहाल चले आप फॉर्मूला जस्ट जो है वो पढ़ लें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू AR इंटू OC ओवर CC, जहां वेयर AR इज इक्वल टू, AR किसके इक्वल है, AR है एनुअल रिक्वायरमेंट के बराबर, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। यानी जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी सालाना कितने यूनिट्स चाहिए, टोटल आपको एक साल में कितने यूनिट्स चाहिए, वो एनुअल रिक्वायरमेंट है। ओसी जो है वो, ओसी का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, ओसी का मतलब है पर ऑर्डर कॉस्ट। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम एक ऑर्डर की कॉस्ट को ओसी कह रहे हैं। यहां जो फॉर्मूले में आनी है वो एक ऑर्डर की कॉस्ट आनी है, पर ऑर्डर कॉस्ट के एक ऑर्डर देने पे कितना खर्चा हो रहा है, तो ओसी इज इक्वल टू पर ऑर्डर कॉस्ट। और सीसी, सीसी इज इक्वल टू, यानी इट इज नॉट कैरिंग कॉस्ट, इट इज पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट।
यानी हम जो सीसी को डिनोट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, सीसी किसके लिए स्टैंड करेगा? सीसी होगा एक यूनिट को कैरी करने के ऊपर जितना खर्चा आ रहा है, एक यूनिट को कैरी करने के ऊपर जितना खर्चा आता है उसे हम सीसी कहेंगे, एक ऑर्डर देने पे जितना खर्चा आता है उसे हम ओसी कहेंगे, और पूरे साल में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हमारी वो हमारी एआर है। तीन ये चीजें हमारे पास हों तो हम ईओक्यू फाइंड कर लेते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो फाइंड कर लेते हैं हम। इससे जो है वो इस फॉर्मूले से फिर हमें जो ऑर्डर साइज निकलेगा हमारा वो होगा कि जी एक जो है वो ऑर्डर में इतने यूनिट दे के मंगवाएं आप, आपकी सालाना रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी, और इतना इतना ऑर्डर दे के मंगवाएंगे तो आपकी कॉस्ट, टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो लोएस्ट लेवल पे होगी। सीसी, अब आपको मैंने ये पीछे पहले भी बताया कि कैरिंग कॉस्ट जो है वो स्टोरिंग और इंटरेस्ट को मिला के बनती है, तो सीसी इज इक्वल टू एससी प्लस आईसी। क्योंकि सीसी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, एससी पर यूनिट स्टोरिंग कॉस्ट होगी, एक यूनिट की स्टोरिंग कॉस्ट एससी कहलाएगी, आईसी पर यूनिट इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, यानी आईसी विल बी इक्वल टू पर यूनिट इंटरेस्ट कॉस्ट। एक यूनिट के ऊपर जितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, एक यूनिट की स्टोरिंग कॉस्ट, दोनों मिल जाएंगी तो एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब हम देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या हैं, यानी हमें पता चले ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन से जो है वो चीजें आती हैं, स्टोरिंग कॉस्ट में कौन सी चीजें आती हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, हम इनके एग्जांपल और कुछ और सपोर्टिंग फॉर्मूलाज हैं वो हम करेंगे, तो फिर हमारा ये जो टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है ये थ्योरेटिकली मुकम्मल होगा। न्यूमेरिकल इसके हम फिर अगले लेक्चर में करेंगे। पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट सीसी कहलाती है, पर यूनिट स्टोरिंग कॉस्ट एससी कहलाती है, और पर यूनिट इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आईसी कहलाती है। ये भी हमने देखा है, इसको लिखा है पिछले फ्रेम में, सीसी इज इक्वल टू एससी और आईसी। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो इनके हवाले से याद रखनी है कि वेन एवर दे आर गिवन इन परसेंटेज इन दी क्वेश्चन, ये बाज़ औक़ात तो इनकी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट जितनी है वो डायरेक्ट बता दी होगी, बाज़ औक़ात क्या होगा वो सवाल में स्टोरिंग और इंटरेस्ट बताएगा। अगर वो स्टोरिंग और इंटरेस्ट बताता है तो हमने उसे जमा करके पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट बना लेना है, यानी एक बात इन में रखनी है। डायरेक्ट भी बता सकता है, वो ऐसे अलग अलग एलिमेंट दे दे तो हमने इनको जमा करके इसके बराबर, चूंकि कैरिंग कॉस्ट इन दो को जमा करके बनती है तो फिर हमने बना लेना है। अच्छा, बाज़ औक़ात यूं होगा कि डायरेक्ट वो उसकी पर यूनिट कॉस्ट देने के बजाय उसको परसेंटेज में दे देगा कि कैरिंग कॉस्ट इतने परसेंट है, वो कह दे स्टोरिंग कॉस्ट इतने परसेंट है, वो कह दे इंटरेस्ट कॉस्ट इतने परसेंट है। तो परसेंटेज वो फिर किस पे अप्लाई करने हैं, क्योंकि ये पर यूनिट में है तीनों चीजें, तो इसलिए जो भी जितने भी वो परसेंट होगा 5%, 10%, 15%, तो आपने पर यूनिट कॉस्ट का वो परसेंटेज लेनी है, यानी वो परसेंटेज जो है वो आपने पर यूनिट कॉस्ट का लेना है। इस तरह से वो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट स्टोरिंग कॉस्ट या पर यूनिट इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी। अब फिर चूंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिलके टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट बननी है, तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपके दिमाग में आता है? ऑर्डर करना, परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है माल ऑर्डर करना, मटेरियल ऑर्डर करना। तो सैलरीज जो परचेजिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट के जो भी कोई इक्विपमेंट होंगे उसकी डेप्रिसिएशन, उसका जो रेंट पे है तो उसका जो रेंट है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऑफिसर्स, परचेज ऑफिसर्स जो हैं जो ट्रेवल करते हैं उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं वो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। जो है वो पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, अगर जो है वो लेटर्स लिखते हैं तो पोस्टेज टिकट्स जो हैं वो आनी है, पोस्टेज का खर्चा, टेलीफोन करने पड़ते हैं, टेलीफोन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग टेंडर नोटिसेज। ऐसे ही परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट जो है वो टेंडर्स देता है, तो फिर लोग आके जो है वो अपनी कोटेशन सबमिट कराते हैं, तो टेंडर नोटिस एडवर्टाइज करने का जो खर्चा है, ये सारे अखराजात जो हैं वो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। यानी ये सारे ऑर्डरिंग कॉस्ट में आते हैं। जितने ऑर्डर्स जो है वो टोटल जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, जितने टोटल ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो ये फिर आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट बन जाती है, ओसी बन जाती है। तो ये सारी जो है वो चीजें मिलके ऑर्डरिंग कॉस्ट बनाती हैं। कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल को कैरी करने की कॉस्ट, ये दो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, स्टोरिंग और इंटरेस्ट पे। बार बार हम ये बात कर रहे हैं। स्टोरिंग कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या हैं? स्टोरिंग कॉस्ट, रेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस,
स्टोरेज स्पेस का जो किराया आप दे रहे हैं वो है, सैलरीज ऑफ स्टोर्स पर्सनल, ऐसे ही जो स्टोर्स में लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टोर रूम इक्विपमेंट, स्टोर रूम में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो आपके कोई टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं या कोई और इक्विपमेंट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री और लॉसेस फ्रॉम डिटीरियोरेशन एंड ऑब्सोलेसेंस। डिटीरियोरेट का मतलब होता है पड़ा पड़ा वो उधर उसकी हालत खराब हो गई है, उसकी क्वालिटी नाकस हो गई है। तो बाद औकात यूं भी होता है कि स्टोर में पड़ा पड़ा चीज जो है वो डिटीरियोरेट हो जाती है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब है कि वो चीज ऑब्सोलीट हो जाती है, वो अनयूजेबल हो जाती है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती है। ठीक है, तो उस वजह से जो लॉस होगा, यानी वो स्टोरिंग में रहते हुए हुआ, तो वो भी स्टोरिंग का खर्चा है। ये सारी चीजें मिलकर स्टोरिंग कॉस्ट बनाती हैं। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होती है? अब देखें, जो कैपिटल आपने यानी ऑन एवरेज फर्ज करें 1000 यूनिट आपके पास पड़े रहते हैं और एक यूनिट आपका जो है वो 100 रुपए का है, इसका मतलब 1 लाख रुपया आपका ऑन एवरेज हर वक्त जो है वो एक मटेरियल के स्टॉक में पड़ा हुआ है। यही 1 लाख रुपया अगर आप इस मटेरियल में ना लगाते, इसे कहीं और इन्वेस्ट कर लेते और वहां से जो आप रिस्क फ्री जो रिटर्न आप ले सकते हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। तो हम कॉस्टिंग में इसको भी जो है वो इस चीज की कॉस्ट समझते हैं कि मटेरियल जो है वो कैरी करने की वजह से इतना हम जो है वो जो कमा सकते थे नहीं कमा रहे, वो भी इसकी कॉस्ट है। तो वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल करना है। जो यूनिट्स हम कैरी कर रहे हैं उनके अंदर जो है वो स्टोरिंग का खर्चा आएगा और इंटरेस्ट भी पड़ेगा, यानी स्टोरिंग इज द मेन कैरिंग कॉस्ट, अनदर कंपोनेंट इज इंटरेस्ट। स्टोरिंग और इंटरेस्ट मिलके कैरिंग बनेगा। स्टोरिंग भी कैरिंग है, इंटरेस्ट भी कैरिंग है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। फिर ये कुछ सपोर्टिंग फार्मूलाज हैं, ये आपने ज़हन में रखने हैं। ये सपोर्टिंग फार्मूलाज जो हैं वो चूंकि हमने क्वेश्चन जब करने हैं तो हमने देखना है कि हमारी रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट कितनी आई है, हम ये फाइंड करेंगे। फिर हम प्रूव भी करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर साइज के ऊपर जो है वो हमारी रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम है, कम से कम है। तो हम ये चीज जो है कि वो वाकई मिनिमम आ रही है रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए। तो ये 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो बड़े आसानी से जो है वो क्लियर हो जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पहली चीज ऑर्डर्स की तादाद कि हमें ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे। तो एनुअल रिक्वायरमेंट, जितने साल में यूनिट आपको चाहिए उसको ऑर्डर साइज पे डिवाइड कर दें। फर्ज करें 12,000 यूनिट हमें साल में चाहिए और हमने ऑर्डर साइज रख लिया 1000 कि हम 1000 एक ऑर्डर में 1000 मंगवाएंगे। 12,000 साल में चाहिए डिवाइडेड बाय 1000, इसका मतलब है 12 ऑर्डर देने पड़ेंगे। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है कि औसतन कितने यूनिट्स पड़े रहते हैं, तो ऑर्डर साइज बाय 2, जितना आप मटेरियल मंगवा लेते हैं। ऑर्डर साइज पहले कोई नहीं था, फिर आपने ऑर्डर दिया, वो मटेरियल आ गया, फिर उसमें से जो है वो खत्म होते हैं, फिर एक लेवल पे आके आप फिर मजीद ऑर्डर देते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री जो आप कैरी करते हैं, औसतन जितने यूनिट स्टोर में पड़े रहते हैं, तो ऑर्डर साइज बाय 2। हम सेफ्टी स्टॉक को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, अदरवाइज सेफ्टी स्टॉक जो होता है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। ऑर्डर साइज बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक होता है। हम यहाँ जो क्वेश्चंस इनिशियल लेवल पे करेंगे तो वो सेफ्टी स्टॉक रिक्वायरमेंट के बगैर ही जो है वो करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगली बात, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ओसी। ओसी होती है एक ऑर्डर की कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, फर्ज करें पर ऑर्डर कॉस्ट जो कैलकुलेट है वो 4 पे है। हमने अभी जो मैंने आपको मिसाल दी वो वहां से जो है वो 12 ऑर्डर हुए हैं, तो 12 × 4, इसका मतलब 48 रुपए टोटल जो है वो ऑर्डरिंग का खर्चा होगा। ये कैरिंग कॉस्ट है एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय सीसी का मतलब है पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। बार बार ये बात जो है वो आपको मैं बताऊंगा कि ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, ओसी पर ऑर्डर कॉस्ट है। सीसी जो है वो कैरिंग कॉस्ट नहीं कहना, सीसी जब इसको एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है तो सीसी जो है वो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट को डिनोट कर रहा है। ये आपको जो है वो समझाया है। तो जितने औसतन यूनिट रहते हैं स्टोर में, एवरेज इन्वेंट्री, औसतन जो स्टोर में आप इन्वेंट्री रखते हैं उसके जितने यूनिट होंगे उसको एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट से ज़रब दे दें तो वो टोटल यूनिट की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होगी, कैरिंग कॉस्ट भी हो गई, तो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगी? टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ये टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट होगी। आखिरी फॉर्मूला, डेज आफ्टर विच एन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड।
कितने दिन बाद ऑर्डर आपने प्लेस करना है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या होगी, एक ऑर्डर जो आज दिया है कितने दिन बाद ये रिपीट करना है, रेपिटेशन ऑफ दी ऑर्डर जो है वो कितने कितने दिन बाद होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बाद होगा तो नंबर ऑफ डेज ऑफ ईयर भी ले लिया जाता है, तो लेकिन हम वर्किंग डेज ही लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर डेज जो है वो मेंशन नहीं है तो आप 360 भी ले सकते हैं, 365 भी ले सकते हैं, जो जैसे आप मुनासिब समझे उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये आपको बता देगा, अगर फर्ज करें जैसे जो है वो 12 ऑर्डर हमने देखे, 360 दिन लें तो 360/12, इसका मतलब ये हुआ कि हर 30 दिन बाद ऑर्डर देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ये निकलेगी। ये जितना आज डिस्कस हुआ है इसका मटेरियल कॉस्टिंग के पहले टॉपिक का जो है वो इंट्रोडक्शन भी हो गया, थ्योरेटिकल सारी डिस्कशन हो गई, न्यूमेरिकल के हवाले से भी बातें डिस्कस हो गई हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो भी पूछा जाए, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बता लें, और अगर आप इस जो है वो चैनल पे अभी ज्वाइन किए हैं, पुराने लेक्चर्स देखें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, इन वीडियोस को लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।